तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या मीनिंग है। डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। एंड राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, और इसके फैक्टर्स लिखना है जिस पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इंटरनल रेसिस्टेंस जानेंगे, लेकिन उसके पहले देख लीजिए जो सेल का डिज़ाइन होता है उसमें एक वेसल होता है और इस वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। इसके बाद यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसमें डिप्ड रहते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यदि ये सर्किट को हम क्लोज करते हैं तो करंट पॉजिटिव से कहाँ की ओर जाता है, निगेटिव की ओर, वायर के थ्रू ये चला गया। लेकिन यहाँ जब जाएगा तो ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है इलेक्ट्रोलाइट को थ्रू। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सीधे देखिए, द रेसिस्टेंस अप्लाइड और ऑफर्ड by electrolyte inside the cell in flow of current is called internal resistance of the cell। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर हमको इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सेल का डायग्राम बनाएंगे और एक सर्किट बनाएंगे जिसमें करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा लाइन कर देना है, लेंथ में ज़्यादा हो तो पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया माइनस। इसका जो ईएमएफ है ये ई हो गया, और जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है वो आर हो गया। अब इस सर्किट के साथ हम कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो वो उसका रेसिस्टेंस कहलाता है। इसमें जो करंट है ये इधर की ओर फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर जाता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो एरो नीचे रहेगा। यहाँ पर हम देखें ये रेसिस्टेंस है, मतलब आप इस सेल से जो यूज कर रहे हो वो उसका क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। इसको हम क्या मान लिए हैं, कैपिटल आर। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप चाहो तो सेल नीचे लगा सकते हो, रेसिस्टेंस ऊपर भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो ये डायग्राम आपने बनाया है इसकी वर्डिंग करना है सीधे। लेट ए सेल हैज़ ईएमएफ ई, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है। डायग्राम को देखकर आपको देखना करना ही से। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज कैपिटल आर, और जो बाहर का रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, वो कैपिटल आर है। इफ वोल्टेज अक्रॉस इट इज वी एंड करंट फ्लोइंग इन इट इज आई, तो इस रेसिस्टर में यदि वोल्टेज क्या है, वी है, और करंट आई फ्लो हो रहा है, तब देखते हैं इसमें हम इसका टोटल ईएमएफ निकालेंगे, टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे और करंट निकालेंगे कि कितना फ्लो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्टेप्स देख लेते हैं और क्या है। तो टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ यहाँ पर ई था तो ई ही लिख लेंगे। रेसिस्टेंस माने टोटल रेसिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इस कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो इसका टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर। अब हमको निकालना है करंट। तो देखिए करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है ईएमएफ ऑन अपॉन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ईएमएफ क्या है, ई, और रेसिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो करंट इक्वल टू है वो करंट क्या है, ये होता है टोटल ईएमएफ अपॉन में क्या होता है, टोटल रेसिस्टेंस। इस तरह से ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो टोटल ईएमएफ ई है और ये रेसिस्टेंस आर है। अब अगले स्टेप में देखना आप लोग कैसे इसमें करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से हम केवल इसको ट्रांसपोज कर दिए। क्या ट्रांसपोज कर दिए हैं, ये वाला जो पार्ट है ये इधर चला गया है, आर प्लस आर, और जो आई वाला पार्ट है उसको एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा देखना है आप। आई को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर, और लिख सकते हैं ई अपॉन आर प्लस आर। ये भी अपॉन आर कैसे आया, आप जानते हैं ओम्स लॉ में भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। आई को आप कैपिटल स्मॉल जैसा चाहें लिख सकते हैं, एक जैसे लिखना है। यहाँ पर आई है
तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, इसलिए यहाँ पर V अपॉन आर हो गया। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो देखिएगा कैसे ट्रांसपोज करते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया R प्लस आर। अब इस R को भी ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये R, और इस V को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब आप अच्छे से देखिए, R प्लस आर को इधर ले जाना है, जो V अपॉन आर है इधर लाना है, तो V अपॉन आर को इधर लाएंगे तो R ऊपर चला जाएगा और V कहाँ हो जाएगा, नीचे। इस तरह से ट्रांसपोज कर लेंगे। आगे के स्टेप में देखिए हमको ये निकालना है, तो स्मॉल r बचाए, ई आर अपॉन वी लिख दिए, माइनस ये कैपिटल R है तो माइनस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये R और ये R कैपिटल है, एक जैसे है, कॉमन है, दोनों में है, तो इस R को बाहर निकालेंगे तो ये R बाहर कर दिया। इधर क्या बचेगा, E अपॉन भी बचा है, माइनस इस R की जगह क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से ये जो फार्मूला आया ये किसका हो गया, सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल R हमको पता होना चाहिए, EMF पता होना चाहिए, वोल्टेज पता होना चाहिए, तो हम इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल रेसिस्टेंस का डेरिवेशन है, सिंपल सा है, 3 लाइन का है। एक बार इसको राइट करके आप देख लेंगे तो ये सरल सा है, बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। मान लीजिए आपके पास कोई सेल है और इसमें आप इलेक्ट्रोड इसमें लगाए हैं, यदि इलेक्ट्रोड को डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोड दूर लगा देते हैं, तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब ये दूर हो जाएगा तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। अब मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को हम गाढ़ा कर देते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, तब भी जो चार्जेस होते हैं उनके फ्लो होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ने लगते। ये वही चीज़ है कि जब भीड़ हो जाए और आपको चलना हो तो आप नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ऐसे यहाँ पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो चार्जेस दूसरे इलेक्ट्रोड पर नहीं फ्लो हो पाते हैं। तो इस तरह से यदि आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी, इंटरनल रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। यदि आप यहाँ पर कोई चौड़ा चौड़ा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जो एरिया में ज़्यादा हो, तो इंटरनल रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है, डिक्रीज होता है, एरिया के साथ ये उल्टा हो जाता है। फिर है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। इसको आपको डिक्रीजेस लिखना है। यदि आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो चार्जेस का जो फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से होने लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो किसके किसके साथ डिक्रीज हो रहा है, इसके साथ। जब एरिया करेंगे तो डिक्रीज होगा और टेम्परेचर करेंगे तब भी डिक्रीज होगा, बाकी दो कंडीशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप इलेक्ट्रोड का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, यदि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा।